कहानी इधर कुआं उधर खाई। गांव का नाम ढाकपुर था। नक्शे पर बहुत छोटा सा बिंदु। शहर से 20 किलोमीटर दूर कच्ची सड़क के आखिरी मोड़ पर बसा हुआ। गांव के सबसे अंतिम छोर पर एक टूटी छत वाला कच्चा घर था। दीवारों पर गोबर और मिट्टी का लेप लगा था। छत पर टीन के टुकड़े और ऊपर से बरसात में टपकता पानी। उसी घर में शिल्पा अपनी 14 साल की पोती चंदा के साथ रहती थी। शिल्पा की उम्र 60 के पार थी। पीठ झुकी हुई थी और हाथों में मेहनत की लकीरें। 3 साल पहले शिल्पा के बेटे और बहू की मौत एक ट्रक हादसे में हो गई थी। उसी दिन के बाद से शिल्पा ने चूल्हे पर अपने लिए रोटी नहीं सेंकी। जो भी बनता पहले चंदा की थाली में जाता, फिर अगर कुछ बचता तो शिल्पा पानी के साथ खा लेती। घर के ठीक दाहिने तरफ गांव का सबसे पुराना कुआं था। उसकी मुंडेर टूटी हुई थी और अंदर का पानी हरा और बदबूदार हो गया था। गर्मी में बच्चे उससे दूर रहते और बरसात में उसमें मेढक कूदते। घर के बाएं तरफ रेल की पटरी के साथ साथ एक गहरी खाई थी। बरसात आते ही उस खाई में पानी भर जाता और रात भर गर्जना होती। गर्मी में वो खाई सूखकर दरारों से चीखती। शिल्पा हर सुबह उठकर पहले चंदा का माथा चूमती, फिर कहती, बेटी इधर कुआं है उधर खाई है, तू बीच वाली कच्ची पगडंडी से ही स्कूल जाया कर। चंदा सिर हिला देती और फटे बस्ते को सीने से लगाकर निकल जाती। चंदा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसके पास 2 ही यूनिफॉर्म थे और दोनों जगह से फटे हुए, पर उसकी किताबें और कॉपियां हमेशा साफ सुथरी रहतीं। उसके स्कूल की हेडमिस्ट्रेस का नाम सरोज देवी था। सरोज देवी ने एक दिन चंदा के पैरों में फटे जूते देखे। अगले दिन वो अपने घर से अपनी पुरानी चप्पल ले आई और चंदा के पैरों में पहना दी। चंदा ने वो चप्पल लेते समय रोते हुए कहा, मैडम मुझे शर्म आती है। सरोज देवी ने उसका सिर सहलाया और कहा, शर्म उसकी होती है जो मेहनत नहीं करता, तू तो मेहनत की मूरत है। गांव में एक सेठ रहता था, नाम था गोकुल। उसकी नज़र शुरू से ही शिल्पा की 2 बीघा जमीन पर थी। वो जमीन शिल्पा के मरे हुए बेटे के नाम थी। गोकुल हर हफ्ते घर आता और धमकाता, कहता, बुढ़िया ज्यादा अकड़ मत दिखा, जमीन मेरे नाम कर दे वरना एक दिन घर भी नीलाम हो जाएगा। शिल्पा कुछ नहीं बोलती, बस दरवाजा बंद कर लेती। रात को वो चंदा को अपने सीने से लगाकर सोती। उसे हर समय यही डर सताता कि कहीं उसकी चंदा भी दुनिया की भीड़ में खो न जाए। चंदा दादी का सूखा हाथ अपने हाथ में लेकर कहती, दादी आप चिंता मत करो, मैं बड़ी होकर अफसर बनूंगी। तब हमारे पास इतना पैसा होगा कि कोई हमें आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। समय अपनी चाल से चलता रहा। चंदा ने 10वीं और 12वीं दोनों में जिले में टॉप किया। 12वीं का रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन चंदा दौड़ती हुई स्कूल से घर आई। उसके हाथ में मार्कशीट थी। शिल्पा आंगन में गोबर लीप रही थी। चंदा ने दूर से ही चिल्लाकर कहा, दादी पास हो गई। शिल्पा का हाथ हवा में रुक गया। उसने मिट्टी से सने हाथों से ही चंदा को अपनी गोद में भर लिया। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोती रहीं। उस रात शिल्पा ने बहुत दिनों बाद चूल्हे पर खीर बनाई। घर में चीनी कम थी इसलिए गुड़ डाला, पर उस खीर में मिठास सबसे ज्यादा थी। अगले दिन डाकिया एक मोटा लिफाफा लेकर आया। लिफाफे पर लिखा था राजकीय मेडिकल कॉलेज। अंदर लिखा था कि चंदा का चयन MBBS में हुआ है। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 15 के दिन अंदर थी। कुल फीस 50,000 रुपये थी। ये रकम सुनकर शिल्पा की दुनिया एक पल के लिए थम गई। शिल्पा के पास कुल मिलाकर 3,000 रुपये थे। वो पैसा उसने बुखार और दवा के लिए जोड़ कर रखा था। उस रात शिल्पा एक पल के लिए भी नहीं सोई।
वो छत को ताकती रही। उसे साफ समझ आ रहा था कि एक तरफ कर्जे का गहरा कुआं है जो पूरे खानदान को निगल जाएगा, और दूसरी तरफ बेटी के सपने की खाई है जिसमें अगर वो गिरी तो फिर कभी नहीं उठेगी। सुबह सेठ गोकुल आया। उसने शिल्पा के सामने 50,000 रुपये की गड्डी रख दी और कहा, बस अंगूठा लगा दे, जमीन मेरे नाम। शिल्पा ने कांपते हाथों से उसे पानी पिलाया और धीमी आवाज में कहा, नहीं बेचूंगी, ये मेरे बेटे की निशानी है। गोकुल गाली बकता हुआ चला गया। चंदा ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर सब सुन लिया। उस रात उसने अपनी सारी किताबें एक बोरे में बांध दी। सुबह उसने दादी से कहा, दादी मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, मैं शहर में जाकर किसी के घर में काम कर लूंगी। शिल्पा ने गुस्से में एक थप्पड़ मारा, फिर उसी हाथ से चंदा को खींचकर सीने से लगा लिया। सिसकते हुए बोली, मेरी बच्ची, अगर तू नहीं पढ़ेगी तो मेरा जीना और मरना दोनों बेकार हो जाएंगे। 15वां दिन आ गया। फीस जमा नहीं हुई। कॉलेज से बार बार फोन आ रहे थे। चंदा ने फोन नहीं उठाया। वो कमरे में बैठकर बस रोती रही। शिल्पा दोपहर से कुएं की पार पर बैठी थी। उसे लग रहा था कुआं उसे अपने अंदर बुला रहा है। वो उठी और धीरे धीरे कुएं के पास गई। जैसे ही उसने नीचे झांका, पीछे से आवाज आई, अम्मा। मुड़कर देखा तो सरोज देवी खड़ी थीं। उनके हाथ में एक लिफाफा था। सरोज देवी ने कहा, अम्मा घबराए मत, हमने स्कूल के सभी टीचरों से मिलकर चंदा के लिए चंदा किया है। थोड़ी मदद एक एनजीओ से भी मिली है। आप बस चंदा को पढ़ने भेजिए। ये सुनते ही शिल्पा के पैर लड़खड़ा गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार उसे लगा कि भगवान सच में होते हैं और वो भी इंसान के रूप में आते हैं। चंदा शहर चली गई। हॉस्टल का कमरा छोटा था और बिस्तर सबसे कोने में। हर महीने शिल्पा चंदा को एक चिट्ठी लिखती। चिट्ठी में बस 4 लाइनें होती। बेटी, खाना समय पर खा लेना, दवा ले लेना, पढ़ाई में मन लगाना और अपना ख्याल रखना। चंदा वो चिट्ठियां पढ़कर रात भर रोती। पढ़ाई का बोझ और घर की याद उसे अंदर तक तोड़ देती। दूसरे साल बरसात के मौसम में शिल्पा को तेज बुखार आया। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। 3 दिन तक वो बेहोश पड़ी रही। जब चंदा को खबर मिली तो वो आधी रात की बस पकड़कर भागी भागी आई। घर पहुंची तो देखा शिल्पा चारपाई पर पड़ी है। चंदा ने दादी का सिर अपनी गोद में रखा और रोते हुए कहा, दादी मैं आ गई। शिल्पा ने बहुत मुश्किल से आंख खोली और फुसफुसाई, पढ़ाई मत छोड़ना मेरी जान। 1 हफ्ते बाद शिल्पा ठीक तो हो गई, पर उसकी कमर हमेशा के लिए झुक गई। चंदा ने डॉक्टर बनते ही अपनी पहली तनख्वाह से गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खुलवाया। उस क्लिनिक का नाम रखा शिल्पा स्वास्थ्य केंद्र। उसने सबसे पहला काम ये किया कि गांव के उस पुराने कुएं की सफाई कराई। उस पर नई मुंडेर और एक चबूतरा बनवाया। फिर उसने खाई पर अपने पिता के नाम से एक छोटा पुल बनवाया ताकि बरसात में कोई बच्चा गिरे नहीं। अब गांव वाले उसे डॉक्टर दीदी कहने लगे थे। सेठ गोकुल अब बहुत बूढ़ा हो गया था। एक दिन वो लाठी टेकता हुआ क्लिनिक आया। उसकी आंखों में पानी था। उसने कहा, बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चंदा ने उसे कुर्सी पर बिठाया, दवा दी और कहा, सेठ जी अब आप भी बीच वाली राह चुन लीजिए। 5 साल बीत गए। चंदा अब जिला अस्पताल में एक अच्छी डॉक्टर थी। हर रविवार वो ढाकपुर आती। शिल्पा अब व्हीलचेयर पर थी। चंदा उसे धक्का देकर कुएं तक ले जाती। शिल्पा वहां बैठकर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती। हमेशा अंत में यही कहती, इधर कुआं है उधर खाई है, पर बीच में चलने वाले का भगवान साथ देता है।
एक सर्दी की रात अचानक शिल्पा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। चंदा ने उसे अपने हाथों में लिया। शिल्पा ने आखिरी बार अपनी पोती का चेहरा देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मेरी शेरनी। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस रात चंदा बहुत देर तक दादी को देखती रही। घर में इतना सन्नाटा था कि बाहर कुएं से आने वाली पानी की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अगले दिन पूरे गांव ने शिल्पा का अंतिम संस्कार किया। चंदा ने अपने हाथों से दाह संस्कार किया। चिता जलते समय वो एक शब्द नहीं बोली, बस उसकी आंखों से लगातार पानी बहता रहा। 13 दिन बाद जब सब रिश्तेदार चले गए तो चंदा रात को अकेले कुएं के पास बैठी। हवा सरसराती थी। उसे लगा जैसे दादी अब भी कह रही है, बेटी बीच में चलना। चंदा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, दादी देखो आपका सपना पूरा हो गया। फिर वो फूट फूट कर रोई। उसकी सिसकियों की आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उस रात चंदा को समझ आया कि कुछ लोग मरकर भी हमें जिंदा रख जाते हैं। आज 10 साल बीत चुके हैं। चंदा अब भी हर रविवार धाकपुर आती है। उसने गांव में शिल्पा पुस्तकालय बनवाया है। लाइब्रेरी की सबसे आगे वाली दीवार पर शिल्पा की एक बड़ी फोटो लगी है। फोटो के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है, इधर कुआं है उधर खाई है, बीच में हिम्मत है। गांव की दर्जनों लड़कियां अब डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बन चुकी हैं। जब कोई नया बच्चा चंदा से पूछता है, दीदी आपको डर नहीं लगता था, तो चंदा की आंखें तुरंत भर आती हैं। वो मुस्कुराकर कहती है, डर बहुत लगता था, पर मेरी दादी ने कहा था कि अगर इरादा सच्चा हो तो कुआं भी रास्ता दे देता है, और अगर नियत साफ हो तो खाई पर भी पुल बन जाता है। ये सुनते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हर आंख नम हो जाती है और हर कोई समझ जाता है कि जिंदगी में 2 ही रास्ते नहीं होते। तीसरा रास्ता हमें अपने पैरों से बनाना पड़ता है। इधर कुआं उधर खाए और बीच में एक दादी का आशीर्वाद, यही चंदा की पूरी जिंदगी है। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।